राधे राधे सभी को। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे और इस समय घर पे पढ़ रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमारी कंप्यूटर की PYQ सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम SSC एग्ज़ाम्स, चाहे वो CGL हो चाहे वो CHSL हो, उसमें मेंस में जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वही हम सीक्वेंशियल मैनर में लगा रहे हैं। आज हम इस वीडियो में CGL टायर 2 में, जो कि 3 मार्च 2022 को हुआ था, उसके 20 क्वेश्चंस लगाने वाले हैं और साथ साथ ये एनालाइज करने वाले हैं कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं किस पार्ट में से पूछे गए हैं, जिससे आपको एक पैटर्न समझ में आए, आपको आसानी हो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को साइड करने में, है ना। क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, आपको समझना है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और उसी के अनुसार जो है अपने खुद का टाइम टेबल, खुद का शेड्यूल फिक्स करना है। ठीक है, तो यही चीज़ आपको बाकी सबसे बेहतर बनाएगी। और आपको पता है PYQ का कितना बेनिफिट होता है, इसलिए मैं अपनी तरफ से कोई भी क्वेश्चन नहीं लेके आया हूँ। सिर्फ इस सीरीज़ में मैंने वही क्वेश्चंस कराए हैं जो कि पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज का सेशन हम शुरू करेंगे। चलेंगे आगे, तो हमारा जो थीम श्लोक है, जो आप जानते हैं, जो कि बोलता है कि प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट आर द की टू कंट्रोल द माइंड, है ना। और आपको पता है कि माइंड जो है वही मेन कंपोनेंट है हमारे पूरे सिस्टम का। एक तरह से आप ये कर लो, जैसा आप सोचोगे वैसा आप बनोगे। हिंदी में ये कहावत बोलते हैं, बड़े बुजुर्ग भी बोला करते थे कि अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा। तो सेम चीज़ है, हर चीज़ माइंड से रिलेटेड है। और माइंड को कंट्रोल कर लिया आपने तो आपने 90% विक्ट्री पा ली। ठीक है, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम निकालने के लिए। कंसिस्टेंट आप तभी रहोगे जब आप अपने माइंड को कंट्रोल में कर पाओगे। ठीक है, तो इस बारे में हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ ये हमारा जो है थीम है। ये आपको पता है कि हम हर सीरीज़ में हर एक नया थीम लेके आते हैं, जो कि हेल्प करता है, हमें मोटिवेट करता है थ्रू आउट द सीरीज़। ठीक है, तो चलेंगे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि रहने वाला है ये: Which among the following keyboard shortcut is used to bookmark the current web page on a web browser? मान लो कि आपने कोई वेब ब्राउज़र ओपन कर रखा है, चाहे वो गूगल क्रोम हो चाहे वो इंटरनेट एक्सप्लोरर हो। उसमें आप करंट पेज, जिस पेज पे हो, उसको आपको बुक मार्क करना है ना। अब क्या होता था, जैसे पहले के टाइम में बुक, आपने जैसे किताब पढ़ते थे तो अपने के पास एक बुक मार्क होता था, जो तो जैसे मान लो 21 पन्ने पे है तो 21 पन्ने पे इसको लगा लेते थे आगे, तो ये बुक मार्क हो जाता था। वैसे ही अगर हम वेब ब्राउज़र में कुछ सर्च कर रहे हैं, मान लो हमें वो करंट पेज को बुक मार्क करना है, तो हम कौन सा शॉर्टकट यूज़ करेंगे? Ctrl+B करेंगे, Ctrl+N करेंगे, Ctrl+D करेंगे, या Ctrl+I करेंगे? तो याद रखना है आपको कि वह कोई भी वेब ब्राउज़र में अगर हमें करंट वेब पेज को बुकमार्क करना है तो हम शॉर्टकट यूज़ करेंगे Ctrl+D। ओके, साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि Ctrl+B और N जो है, ये सब जो शॉर्टकट है कॉमनली यूज़ होते हैं MS वर्ड में या फिर डॉक्यूमेंट में। किस लिए यूज़ होते हैं? Ctrl+B करता है आपके सेंटेंस को बोल्ड, ठीक है। वहीं इटैलिक करने के लिए Ctrl+I यूज होता है, ठीक है। और अगर हमें कोई नया डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो उसके लिए हम Ctrl+N यूज करते हैं, ठीक है। और थोड़े से और वेब पेज से रिलेटेड आपको कुछ शॉर्टकट पता होनी चाहिए, जैसे कि कंट्रोल और Ctrl+J करेंगे तो क्या होगा, या फिर मान लो Ctrl+H करेंगे तो क्या होगा। तो याद रखना, किसी भी वेब ब्राउज़र की अगर हमें हिस्ट्री देखनी है तो हम Ctrl+H करते हैं। Ctrl+H से हिस्ट्री विंडो ओपन हो जाती है किसी भी वेब ब्राउज़र की। या फिर हमें अगर डाउनलोड करना है वो विंडो को तो हम Ctrl+J करते हैं, Ctrl+J डाउनलोड विंडो। तो ये चीज़ आ रही है। और कुछ आपको शॉर्टकट पता होना चाहिए, जैसे कि अगर हमें नया टैब खोलना है तो Ctrl+T हम करेंगे,
ओपन न्यू टैब। क्लोज करना है तो Ctrl+W करेंगे। ठीक है, अगर हमें सारे टैब बंद करने हैं, मान लो हमने 5 टैब खोल रखे हैं, पांचों के पांचों हमें एक साथ बंद करने हैं, तो Ctrl+Shift+W करेंगे। जिस पे हम काम कर रहे हैं वो टैब को छोड़ के बाकी हमें सारे टैब बंद करने हैं, तो हम Ctrl+Alt+F4 करेंगे। नेक्स्ट टैब पे जाने के लिए Ctrl+Tab करेंगे। नेक्स्ट टैब या फिर स्विच टैब, मान लो अगर हमें टैब जो है स्विच करने हैं तो हम Ctrl+Tab का इस्तेमाल करेंगे। प्रीवियस टैब में जाने के लिए हम Ctrl+Shift+Tab का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें किसी स्पेसिफिक टैब पे जाना है तो हमें किस पे जाना है, मान लो हमें 5th टैब पे जाना है तो Ctrl+5 को प्रेस करेंगे। ठीक है, अगर हमें सेकंड टैब पे जाना है तो Ctrl+2 को दबाएंगे। ठीक है, अगर हमें लास्ट टैब पे जाना है तो Ctrl+9 करेंगे। रीओपन करना है लास्ट क्लोज टैब को तो Ctrl+Shift+T करेंगे। ठीक है, न्यू विंडो ओपन करनी है तो Ctrl+N। ठीक है, और यही अगर हमें न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना है MS वर्ड में तो Ctrl+N, वहां पे भी सेम यूज करेगा। अगर हमें करंट विंडो क्लोज करना है तो Alt+F4 और नेक्स्ट विंडो पे जाना है तो Alt+Tab। ये कुछ बेसिक शॉर्टकट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए वेब ब्राउज़र से रिलेटेड, जिनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, आगे आएंगे। डैश आर रूल्स दैट एग्जिस्ट एट सेवरल लेवल्स इन टेलीकम्युनिकेशन कनेक्शंस। किनको हम रूल्स बोलते हैं जो कम्युनिकेशन कनेक्शन में पाए जाते हैं? डोमेन नेम, प्रोटोकॉल, बैंडविड्थ और नेटवर्क सरफेस यूनिट। तो आपको नाम समझ में आ रहा है कि प्रोटोकॉल्स जो होते हैं वो ही रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अगर डोमेन नेम क्या होता है तो याद रखना कि जो फ्रेंडली नेम होता है, ह्यूमन मतलब कि ह्यूमन फ्रेंडली जो नेम होता है किसी भी वेबसाइट का, उसको हम डोमेन नेम बोलते हैं। जैसे कि google.com हो गया, है ना, या क्या विकीपीडिया, मान लो wikipedia.org हो गया। ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब डोमेन नेम है। बैंडविड्थ क्या होता है? तो याद रखना कि वो मैक्सिमम रेट जिससे डेटा ट्रांसफर होता है एक गिवन टाइम में, उसको बैंडविड्थ बोलते हैं। अगर मैं इसको सेंटेंस फॉर्म में लिखूं तो मैक्सिमम रेट लिख लो, मैक्सिमम रेट at which data can be transferred in a given time over a network connection। ठीक है, अब नेटवर्क सरफेस यूनिट क्या होती है? तो बेसिकली ये इंडिविजुअल फिजिकल कंपोनेंट होते हैं जो जिसको मिला के एक नेटवर्क बनाया जाता है। ठीक, एक्चुअल में हम नोड्स, अगर आपने याद होगा आपको, तो नोड्स बोला जाता है। जो फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं उनको नोड्स बोला जाता है। वैसे ही नेटवर्क सरफेस यूनिट भी होती है, जो एक नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगते हैं, है ना, उनको हम नेटवर्क सरफेस यूनिट्स कहते हैं। ठीक है, अब बात चली है प्रोटोकॉल की, तो मैं थोड़े से प्रोटोकॉल आपको रिवाइज करवा देता हूं जो बार बार पूछे जाते हैं, जिनकी फुल फॉर्म ज़्यादातर पूछी जाती है। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहला है HTTP। HTTP की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP S आ गया यहाँ पे, तो S का मतलब है सिक्योर। ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको ध्यान रखना है, S फॉर सिक्योर होता है। FTP का फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये इंटरनेट पे फाइल को ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। POP3, IMAP और SMTP ये मेल भेजने के प्रोटोकॉल्स हैं, मेल भेजने या रिसीव करने के प्रोटोकॉल्स हैं। ये चीज आपको याद नहीं है। POP का फुल फॉर्म है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। IMAP का फुल फॉर्म है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, और SMTP का फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये आपको पता होने चाहिए। ये सारे के सारे आपको फुल फॉर्म एज वेल एज इनके बारे में, ये किससे रिलेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए HTTPS यूज होता है। ठीक है, फाइल ट्रांसफर के लिए FTP यूज होता है, और ईमेल को रिसीव या सेंड करने के लिए हम POP, IMAP और SMTP का इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।
ठीक है, आगे आएंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछता है ईच सेल इन द वर्कशीट ऑफ MS Excel 365 इज आइडेंटिफाइड बाय अ सेल डैश। तो हर एक सेल को MS Excel में कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसके साइज से या सेल रेफरेंस से, कलर से या राउंडिंग से। तो याद रखना हम हर एक सेल को उसके सेल रेफरेंस से आइडेंटिफाई करते हैं। अभी सेल रेफरेंस क्या होता है, तो सेल की जो नेमिंग होती है आपको पता है, अगर डी कॉलम है और थर्ड रो है तो हम उसको D3 लिखते हैं ना, ये कॉलम होता है और ये रो होता है। तो ये लिखना जो है इसको हम सेल रेफरेंस बोलते हैं, जो एक सेल के बारे में बताता है। अगर मान लो G4 है तो इसका मतलब क्या है कि हम चौथे कॉलम की बात कर रहे हैं, सॉरी G कॉलम की बात कर रहे हैं और फोर्थ रो की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये है, दिस इज नोन एज सेल रेफरेंसिंग। और कहाँ देखने को मिलता है आपको, आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए D8 लिखा है ना, इसका मतलब क्या है कि हम D कॉलम और 8 रो कि जो सेल है इस पे काम कर रहे हैं, इसको हम एक्टिव सेल भी बोलते हैं। एक्टिव सेल या फिर करंट सेल भी इसको हम बोलते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी, दिस इज नोन एज सेल रेफरेंसिंग। ठीक है, आगे आएंगे। विच अमंग द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज द टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांजिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो कौन सी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ने ट्रांजिस्टर को पहली बार इस्तेमाल किया था, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड या फोर्थ। इससे पहले हम जो है एक बार सारी जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ लेते हैं। टोटल अब तक 5 जनरेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। सबसे पुरानी है हमारी फर्स्ट जनरेशन, सबसे स्टार्टिंग वाली भी हमारी फर्स्ट जनरेशन है, जो किस पीरियड के बारे में है, 1946 से 1959 पे। यहाँ पे हम वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल करते थे। और याद रखना ये जो कैलकुलेशन वाला जो कंप्यूटर बनते थे, यहाँ पे ये एक रूम का होता था, पूरा एक बड़ा सा रूम, जो 30 बाय 30 का रूम है आप मान लो, इतना बड़ा एक कंप्यूटर होता था और वो वैक्यूम ट्यूब से चलता था। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जो है उनका एग्जाम्पल क्या होगा, तो यहां पे आप साइड में एग्जाम्पल लिख लीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन में आपके आ जाएंगे यूनिवैक और एडवैक। ठीक है, ओके। सेकेंड जनरेशन में याद रखना जो 1959 से 1965 के बीच की टाइम पीरियड है, उसमें ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हुआ था सबसे पहली बार। और इसका एग्जाम्पल है IBM 1401 कंप्यूटर जो थे। ये सब क्या है, ये ट्रांजिस्टर के द्वारा बनाए गए कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको हम IC बोलते हैं, उसका इस्तेमाल हुआ, जो टाइम पीरियड है 1965 से 1971 में। और इसमें IBM 1401 को जो है अपग्रेड करके बनाया गया IBM एक 360 सीरीज चली, जो कि इंटीग्रेटेड सर्किट से बनी हुई थी। ठीक है, उसके बाद फोर्थ जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट को और थोड़ा सा अपग्रेड किया गया और हम लेके आए माइक्रो प्रोसेसर, या फिर हम इसको VLSI भी बोलते हैं। VLSI का फुल फॉर्म क्या है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यहां पर लिख देता हूं मैं, वेरी लार्ज स्केल, ये भी पूछा जाता है, स्केल इंटीग्रेशन। ठीक, इसका इस्तेमाल हुआ, माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ। और इसके द्वारा इसके एग्जाम्पल क्या है, तो आप पेंटियम सीरीज का नाम, अब जब भी फोर्थ जनरेशन की बात होगी तब भी पेंटियम सीरीज का नाम आएगा, क्योंकि ये सीरीज जो है ये माइक्रो प्रोसेसर के हेल्प से बनाई गई थी। और हम टाइम पीरियड किसकी बात कर रहे हैं, 1971 से 1980 के बारे में। अब जो अभी चल रही है दैट इज दी फिफ्थ जनरेशन, जो करंट में है, जो अभी तक चल रही है। इसमें हमने AI का इस्तेमाल किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसी को हम बोलते हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, और इसी का एग्जांपल आप बोल लो रोबोटिक्स,
जो रोबोट्स आप देखने को मिलते हैं दैट इज 5th जनरेशन, ठीक है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा रहा है, जो अभी तक चल रही है प्रेजेंट 1980 से प्रेजेंट तक, ठीक है। और धीरे धीरे जो है इसी प्रकार जो है कंप्यूटर का जो है क्या बोलते हैं इवोल्यूशन हुआ। याद रखना, जब सबसे स्टार्टिंग में कंप्यूटर आए थे, जो वैक्यूम ट्यूब वाला जो कंप्यूटर बने थे, वो एक 30 बाय 30 फुट के कमरे जितना बड़ा कंप्यूटर था। और आज आप देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक पतली छोटी सी चिप में आ रही है जो आपके नेल के बराबर है। तो कितना बड़ा इवोल्यूशन हुआ, समझ लो। धीरे धीरे जो है साइज जो है वो घटता चला गया। पहले के आपने टीवी देखे होंगे कितने बड़े डब्बी से आते थे, अब एलईडी जो आती है एकदम पतले पेपर जितने, समझ लो। तो दैट इज द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। तो 5 जनरेशन है, ये पांचों आपको याद होनी चाहिए। फर्स्ट जनरेशन में हमने वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया, सेकंड जनरेशन में हमने ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया, थर्ड में हमने आईसी का इस्तेमाल किया, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर, फिफ्थ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, और साथ साथ आपको इनके एग्जाम्पल भी याद रखने हैं। आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या पूछा था कि ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल पहली बार कब हुआ था, तो याद रखना सेकंड जनरेशन में, ठीक है। टाइम पीरियड क्या था, 1959 से 1965। ओके, ये चीज आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। डैश इज ऑल्सो नोन एज प्रोटोकॉल कन्वर्टर। किस डिवाइस को हम प्रोटोकॉल कन्वर्टर के नाम से भी जानते हैं? क्या वो गेटवे है, क्या वो स्विच है, क्या वो ब्रिज है, क्या वो हब है? ठीक है, क्योंकि मैं इनके बारे में पहले से बता चुका हूं, फिर भी मैं एक छोटा सा आपको हिंट दे देता हूं, ठीक है। हिंट क्या, बस थोड़ी एक एक लाइन से समझाने की कोशिश करता हूं, आप फटाफट रिवाइज करेंगे। देखो, हब और स्विच जो है वो लगभग सेम होते हैं। ये दोनों के दोनों जो है कनेक्ट करते हैं डिवाइसेस को लैन में, कनेक्ट्स डिवाइसेस इनटू इन लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। मल्टीपल डिवाइसेस, एक एरिया है तो मल्टीपल डिवाइसेस है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, मान लो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। तो एक ये जो स्विच होगा या हब होगा, ये सबको आपस में जोड़ेगा, ठीक है। फर्क क्या है, हब क्या करता है, देखो हब जो है वो हमारा भोला बच्चा है, इसके पास कोई भी सिग्नल आएगा तो ये सबको भेज देगा, बिना देखे कि भैया मैं किसको भेज रहा हूँ किसको नहीं भेज रहा हूँ, उसको कोई मतलब नहीं है। इसको सिर्फ इतना है कि मेरे पास सिग्नल आया तो मैंने सबको भेज दिया, ठीक है। वहीं स्विच क्या करता है, स्विच जो है मैक एड्रेस पे काम करता है, जो फिजिकल एड्रेस होता है मैक एड्रेस, उस पे काम करता है, ठीक है। इसको मतलब किसी एक को भेजना है तो उसी को भेजेगा, उसके मैक एड्रेस पे सर्च करेगा और उसको वहां पर भेज देगा, ठीक है। जो ब्रिज होता है, ब्रिज क्या करता है, ये दो सेपरेट लैन सेगमेंट्स को आपस में कनेक्ट करता है और दोनों को ऐसा होल दिखाता है, ठीक है। ये ब्रिज का काम है। ब्रिज जानते हो ना क्या करता है, जैसे नॉर्मल ब्रिज है तो दो लैंड एरियाज को आपस में जोड़ देगा, है ना। तो ये करता है, वो दिखाता है कि पूरा एरिया एक ही है, तो वही सेम काम जो है नेटवर्किंग में उसका है। अब बात करते हैं गेटवे की, इसका आंसर भी गेटवे हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, गेटवे। गेटवे को ही हम प्रोटोकॉल कन्वर्टर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक्ट करता है ऐसा ट्रांसलेटर बिटवीन टू डिसिमिलर नेटवर्क, ट्रांसलेटर बिटवीन टू डिसिमिलर नेटवर्क्स। अब मैं एग्जांपल देकर समझाता हूं। मान लो एक है पंजाबी मुंडा और एक है तमिल मुंडा, आप हैं दोनों के दोस्त, आप हैं दोनों के दोस्त, ठीक है। अब तीनों आप तीनों की जोड़ी है। अब पंजाबी वालों को तमिल नहीं आती और तमिल वालों को पंजाबी नहीं आती, लेकिन आपको दोनों आती है। तो ये आपसे बोलेगा, आप इसको समझाएंगे, फिर ये आपसे बोलेगा, फिर ये आप इसको समझाएंगे। तो आप बीच में क्या कर रहे हैं, ऐसा ट्रांसलेटर एक्ट कर रहे हैं। तो आप क्या है, ऐसा गेटवे आप एक्ट कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो प्रोटोकॉल कन्वर्टर क्या है, यही है कि दो डिसिमिलर नेटवर्क्स हैं, उसको आपस में ट्रांसलेट करके जो काम कर रहा है वो गेटवे है आपका। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और थोड़ी सी बार में हम चर्चा कर लेते हैं।
तो गेटवे आर ऑल्सो नोन एज प्रोटोकॉल कन्वर्टर, ये मैंने बता दिया आपको, कैन ऑपरेट एट एनी नेटवर्क लेवल, ठीक है। दी एक्टिवेट्स ऑफ गेटवे आर मोर कॉम्प्लेक्स देन राउटर और स्विच एज इट वर्क ऑन डिफरेंट प्रोटोकॉल। सिंपल सी बात है, दो अलग अलग तरह के नेटवर्क हैं तो दोनों के अलग अलग प्रोटोकॉल्स होंगे। तो गेटवे जो है क्योंकि इनके बीच में लिंक का काम करता है तो ये अलग अलग नेटवर्क पे अलग अलग प्रोटोकॉल पे काम करता है, इसलिए ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है राउटर और स्विच से, ठीक है। राउटर भी एक तरह का गेटवे है क्योंकि ये इंटरप्रेट करता है डेटा को फ्रॉम वन नेटवर्क प्रोटोकॉल टू अनदर, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्किंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट कनेक्ट्स टू सिमिलर काइंड ऑफ नेटवर्क्स। अगर मैं पॉपुलर गेटवे की बात करूं तो सब एग्जांपल उसके हो जाएंगे ईमेल गेटवे, IBM होस्ट गेटवे, इंटरनेट गेटवे या फिर लैन गेटवे। ये 4 पॉपुलर गेटवे के एग्जांपल हैं, टाइप्स हैं, ठीक है। ये चारों चारों आपको याद होने चाहिए। अगर मैं दिखाऊं कैसे दिखता है गेटवे, तो ये आप देख सकते हैं, ये फिजिकली जो डिवाइस है दिस इज नोन एज गेटवे। ये क्या कर रहा है, एक ये सिस्टम है और एक ये सिस्टम है, ये नेटवर्क है एक ये नेटवर्क है, दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ गेटवे। ये लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ये नेटवर्क 1 है, ये नेटवर्क 1 मान लो इसको, और इसको नेटवर्क 2 मान लो। इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहा है, कम्युनिकेट करवा रहा है, ठीक है। दिस इज योर एग्जांपल ऑफ गेटवे। आगे आएंगे, अगला क्वेश्चन है, वंस डैश हैज इन्फेक्टेड अ सब्सटैंशियल नंबर ऑफ computer system, it generates revenue either by displaying advertisement or by using pay per click mechanism to charge its client against the number of clicks on their display ad। तो अगर पूछता है कि ये क्या है, कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जिसने अगर कंप्यूटर पे इन्फेक्ट कर दिया तो वो पैसा कमाता है, कैसे, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या फिर पे पर क्लिक के थ्रू। मतलब जितनी बार आप उस पर क्लिक करोगे उतने क्लिक्स पे उसको जो है पैसा मिलेगा। आप देखते हैं कोई भी आप साइट खोलते हैं, एक ऐड आ जाता है, बार बार आपको स्किप करना पड़ता है ना। तो वो किसका एग्जाम्पल है, मतलब कि कई साइट्स में जो है जानबूझ के किया जाता है, तो वो किसका एग्जाम्पल है, एडवेयर, स्पाईवेयर, वर्म या फिर वायरस। तो आपको नाम से समझ आ रहा है ये किसका है, एडवेयर के एग्जाम्पल है, ठीक है। स्पाईवेयर वो है जो आपके सिस्टम में घुस जाते हैं और आपकी जो है कीमती जो पिन्स हैं, पासवर्ड्स हैं, उन पे नजर रखते हैं, ठीक है। वायरस वो है जो किसी फाइल के साथ आप चिपक जाता है आपके सिस्टम में और फिर वो फाइल को एडिट करता है, डिलीट करता है या फिर कॉपी वगैरह करता है। वर्म्स क्या करते हैं, वर्म्स ना एडिट करते हैं फाइल्स को, ना डिलीट करते हैं, ये बस अपने आप को अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते रहते हैं। 1 से 2 होते हैं, 2 से 4 होता है, 4 से 8 होते हैं और आपके सिस्टम को स्लो कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको हार्ड के क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर मुझे नहीं पता कि आप बहुत लोगों को पता होगा, नहीं पता। अच्छा, मुझे बता दो कि सबसे पहला पीसी वायरस कौन सा था। नाम आपने सुना होगा लेकिन आपको याद नहीं आ रहा होगा। सबसे पहला पीसी वायरस, मैं डेस्कटॉप वायरस की बात नहीं कर रहा, पीसी वायरस की बात कर रहा हूँ। तो याद रखना, इसका नाम था ब्रेन। क्या नाम था, ब्रेन, ठीक है। याद रखना, ये आया था 1986 में और ये जो बूट सेक्टर होता है उसको इन्फेक्ट करता था। इट इन्फेक्ट्स बूट सेक्टर। ऐसे ही एक बहुत फेमस चला था आई लव यू, ठीक है, समझ रहे हो। अब ये क्या है, ये वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो भाई, ठीक है। ये एक ईमेल वर्म है, एक ईमेल वर्म है, ठीक है। ये भैया 2000 के टाइम पे लेके आए थे, जैसे ही आप समझ रहे हैं आप भी, अगर आपको कोई आई लव यू भेज दे कोई फाइल करके तो आप तुरंत उसको खोलोगे, वैसे ये उसी का मकसद ये था। इसने भाई इतनी तबाही मचा दी थी, 2000 में आया था ये। कम से कम इसने 10 बिलियन, मिलियन नहीं छोड़ो, बिलियन का डैमेज किया था इसने, इस वर्म ने, ठीक है। ईमेल, लोगों को ईमेल आता था आई लव यू करके, तबाही मचा दी थी भाई, सर्च करना आई लव यू करके, ठीक है। एक मिस्टर डूम करके है, वो भी मैं आपको बताऊंगा बाद में, फिर कभी मौका मिलेगा तो,
ठीक है, आगे आते हैं। थोड़ा सा मैं डिफरेंस बता देता हूँ आपको। एक वायरस, वर्म और ट्रोजन हॉर्स, इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो मैं आपको ज़्यादा नहीं वो चीज़ नहीं बताऊँगा। ठीक है, सिंपल सी है, वायरस खुद को अटैच कर देता है अदर फाइल्स के साथ। वर्म क्या करता है, अपने आप को सिस्टम में घुस के रेप्लिकेट करता है, रेप्लिकेट इटसेल्फ। ठीक है, और ट्रोजन हॉर्स खुद को सही सॉफ्टवेयर की तरह दिखाता है, सिस्टम समझ में नहीं आता कि ये असली है कि नकली है, ओरिजिनल बन जाता है ना, और फिर आपकी इंफॉर्मेशन चुराता है। वायरस आपके फाइल्स को एडिट और डिलीट करता है। वर्म क्या करता है, ये हैंग करता है सिस्टम को, स्लो कर देता है सिस्टम को, ये फाइल को डिलीट और वो नहीं करता, एडिट नहीं करता। ट्रोजन हॉर्स क्या करता है, ये आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चुरा लेता है, चाहे एटीएम का पिन हो, है ना, या आपकी कोई प्राइवेट फोटोज हो, या फिर कुछ भी हो, उनको चुरा लेता है, वहां आपको दिक्कत देता है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है। एक बार ये टेबल आप देख लेंगे, मैंने आपको मेन मेन चीज़ समझा दी है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत बार ये समझा चुका हूँ, तो मैं बार बार समझाने की कोशिश नहीं करूँगा आपको एक बार पढ़ लेना इसको और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसने पहली बार ये क्लास देख रहा है वो। ठीक है, तो उसको समझने में ईजी हो जाएगा। ओके, आगे आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग डिवाइसेस इज ऑल्सो नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU? किस डिवाइस को हम VDU यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं? क्या वो ट्रैक बॉल है, क्या वो प्रिंटर है, क्या वो मॉनिटर है, क्या वो स्कैनर है? तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट हम बोलते हैं मॉनिटर को, और ये क्या है, एक हमारा आउटडोर डिवाइस है, और सॉरी आउटडोर बोल रहा हूं मैं, आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस। अच्छा, मॉनिटर के भी काफी टाइप्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, जिनके मतलब कि फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो मैं यहां पर नेक्स्ट पेज में लिख देता हूं आपको, मॉनिटर के टाइप्स। सबसे पहले आया था CRT। ठीक है, CRT का फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आया LCD। LCD का फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, उसके बाद LED जो भी चल रहा है, और OLED भी आ चुका है, लाइट एमिटिंग डायोड। इनकी फुल फॉर्म याद रखना है, ठीक है, एमिटिंग डायोड। और एक और है डायोड। ठीक है, एक और प्लाज्मा, उसकी कोई फुल फॉर्म नहीं है। बस ये 4 तरह के मॉनिटर्स आपको देखने को मिलते हैं। इनमें CRT और LCD और LED की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, क्योंकि ये पूछी जाती है बार बार। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग पोर्ट इज ऑल्सो नोन एज लाइन प्रिंटर पोर्ट? किस पोर्ट को हम लाइन प्रिंटर पोर्ट के नाम से जानते हैं? VGA, वीडियो ग्राफिक एरे, इसके बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, और कितने पिन का होता है और कितनी लाइंस का होता है ये आप मुझे बताएंगे। डिस्प्ले या HDMI जो हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस है, उस पोर्ट को हम बोलते हैं, या फिर पैरेलल पोर्ट, किसको हम बोलते हैं? तो याद रखना, लाइन प्रिंटर पोर्ट जो है उसको हम किसको बोलते हैं? वो हम पैरेलल पोर्ट को हम लाइन प्रिंटर पोर्ट बोलते हैं। ठीक है, और ये कहाँ आपको देखने को मिलती है? तो ये आप देख सकते हैं। तो देखो, ये जो ब्लू और ग्रीन दिख रहे हैं आपको, ये PS2 पोर्ट है कीबोर्ड और माउस के लिए। ठीक है, ये USB पोर्ट है। ठीक है, जो माउस वगैरह कीबोर्ड वगैरह कनेक्ट करने के लिए, या फिर बाकी कोई और चीज़ प्रिंटर वगैरह कनेक्ट करने के लिए। ये ईथरनेट पोर्ट है जो नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, ये वाला। ठीक है, ये सीरियल पोर्ट है मॉडेम वगैरह के कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, ये LPT1 पोर्ट है जो प्रिंटर पोर्ट जो होता है उसके लिए। ये VGA पोर्ट है जिसके बारे में चर्चा करता है। कितने पिंस का होता है? 15 पिंस का होता है, और 3 लाइन होता है। देख रहे हैं आप, ये 1 लाइन, ये 2 लाइन, ये 3 लाइन। ठीक है, और ये प्रिंटर पोर्ट है जो मैं अब बताया अभी। ठीक है, पैरेलल पोर्ट जिसको बोल सकते हैं आप।
ये स्पीकर के लिए है, ये लाइन इन के लिए है, माइक्रोफोन के लिए है, और इसको हम जॉयस्टिक पोर्ट बोलते हैं या फिर गेम पोर्ट भी बोलते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये 2 लाइन पोर्ट होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये सारे के सारे पोर्ट आपको एक बार बस फोटो में दिमाग में पता होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप इजीली कर पाए। ओके, आगे आते हैं। Which of the following statements about quick access toolbar in MS Word 2010 is incorrect? कौन सी निम्नलिखित में से जो कथन है वो इनकरेक्ट है रिलेटेड टू क्विक एक्सेस टूल बार? तो पहला पी वाला देखते हैं। द क्विक एक्सेस टूल बार हैज सेव, अनडू एंड रीडो बटन बाय डिफॉल्ट। कि क्विक एक्सेस टूल बार के पास सेव, अंडो और रीडो बटन होते हैं बाय डिफॉल्ट, ठीक है। कौन सा इनकरेक्ट है? ठीक है, तो ये तो भैया सही है। द क्विक एक्सेस टूल बार हैज कट अंडो रीडो बाय डिफॉल्ट। अब देखो, अगर इसके पास सेव अंडो रीडो होगा तो कट अंडो रीडो वाले ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट है, मतलब ये एक ऑप्शन है, मार्क कर लो इसको। यू कैन प्लेस मोर बटन ऑन क्विक एक्सेस टूल बार। आप जो है एक से ज़्यादा बटन जो है क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर सकते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है। देर इज नो ऑप्शन ऑफ क्विक ऑन क्विक एक्सेस टूल बार फॉर शो बिलो द रिबन। ये वाला ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये बात भी गलत है। तो यानी कि Q और S जो है आपके ऑप्शन हो जाएंगे, जो कि इनकरेक्ट है, ठीक है। और क्विक एक्सेस टूलबार क्या होता है, तो आप यहां देख सकते हैं, ये आपको जो दिख रहा है डब्बा ये आपका क्विक एक्सेस टूलबार है, यहां से आप ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सेव बटन है, ये अंडो है और ये रीडो है। तो ये बाय डिफॉल्ट होते हैं, ये 3 बटन बाय डिफॉल्ट होते हैं, और यहां से आप और भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आगे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉन्ट इफेक्ट इज नॉट अवेलेबल इन MS Word 2010 फॉन्ट डायलॉग बॉक्स? तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं है 2010 वाले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में? डबल स्ट्राइक थ्रू। डबल स्ट्राइक थ्रू का मतलब क्या है? मैंने हेलो लिखा, डबल स्ट्राइक तो अगर मैं क्लिक करूंगा तो 2 बार यस हो जाएगा। सुपरस्क्रिप्ट, स्मॉल कैप। स्मॉल कैप का मतलब कि छोटे उसमें शब्दों में, जैसे मैंने हेलो लिखा तो मैंने अगर स्मॉल कैप किया तो ये हो जाएगा हेलो। सुपरस्क्रिप्ट मतलब कि वो करना, क्या बोलते हैं, पावर की पावर में लिखना। इक्वलाइज कैरेक्टर हाइट, तो ये ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। और फॉन्ट डायलॉग बॉक्स कैसा होता है ये आप देख सकते हैं, इस तरह का होता है ना। तो यहाँ देखते हैं फॉन्ट कलर आपको देखने को मिल रहा है, अंडरलाइन स्टाइल दिख रहा है, अंडरलाइन कलर दिख रहा है, ठीक है। फॉन्ट स्टाइल देखने को मिल रहा है, साइज देखने को मिल रहा है, फॉन्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये देखो स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन है, डबल स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन है, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट ये भी ऑप्शन है, शैडो ऑप्शन है, आउटलाइन ऑप्शन है, एम्बॉस ऑप्शन है, एनग्रेव, स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स, हिडन, ठीक है। ये सारे के सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, ये सारे के सारे आपको पता होने चाहिए, ठीक है। मतलब एक बार एटलीस्ट देखना है आपको, ताकि दिमाग में आपको चढ़ जाए, ठीक है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन आपको MS Word 2010 में देखने को मिल जाएंगे। इक्वलाइज कैरेक्टर हाइट यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप देख सकते हैं वही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ओके, याद रहेगा। आगे आते हैं। डैश इज द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सबसे पुरानी CPU कौन सी है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी है? क्वाड कोर, ट्रिपल कोर, डुअल कोर या सिंगल कोर? सिंपल सी बात है, देखो क्वाड कोर का मतलब क्या है, जिसमें 4 कोर्स है। ट्रिपल कोर का मतलब जिसमें 3 है। डबल का मतलब इस पे सिंगल का मतलब 1 है। तो सबसे पहले कौन सी आई होगी, सबसे पुरानी कौन सी होगी? सिंगल वाली होगी। सिंगल के बाद ही तो डबल बनेगा, डबल के बाद ही तो ट्रिपल बनेगी, ट्रिपल के बाद ही तो फोर्थ क्वाड बनेगी, समझ रहे हो। तो सबसे पुरानी कौन सी होगी, जो सबसे पहले बनी होगी? दैट इज सिंगल कोर,
समझ रहे हैं? आगे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी प्रेस्ड टू क्रिएट अ न्यू ईमेल मैसेज इन जीमेल। अगर मुझे न्यू ईमेल भेजना है, क्रिएट करना है, तो मैं किस ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा जीमेल में? सेटिंग्स को, आउटबाउंड को, ड्राफ्ट को या कंपोज को? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कंपोज करूंगा, अगर मैं कंपोज ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो मैं न्यू मेल को क्रिएट कर सकता हूं। ठीक है। ड्राफ्ट क्या है? ड्राफ्ट में वो मेल जाते हैं जिनको आपने सेंड नहीं किया है, बस लिख के छोड़ दिए, तो वो कहाँ जाएंगे? वो सेंट में जाएंगे। सेटिंग्स में आपको बाकी सारी सेटिंग्स देखने को मिलती हैं। इस तरह का आपको जब आप कंपोज पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। रेसिपिएंट, सीसी, कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, सब्जेक्ट लाइन जहाँ पर टॉपिक की हेडिंग लिखते हैं आप, सैल्यूटेशंस, ईमेल बॉडी, क्लोजिंग, सिग्नेचर, अटैचमेंट। अटैचमेंट क्या है? अटैचमेंट में आप कोई भी फाइल, पीडीएफ, इसको जो है अटैच करके या फोटो को अटैच करके भेज सकते हैं मेल के साथ। दैट इज अटैचमेंट ऑप्शन। समझ रहे हो? तो यहाँ पे पीएनजी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? ये इमेज है, इमेज को आप भेज रहे हैं इस मैसेज में। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये बेसिक आउटलुक है एक मेल का। याद रहेगा? ओके, आगे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अवेलेबल इन एमएस एक्सेल 365? तो निम्नलिखित में से कौन सा मैथ और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है एमएस एक्सेल 365 में? फाइनेंशियल फंक्शन, एबीएस फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन या टेक्स्ट फंक्शन? तो ये जिसको एमएस एक्सेल नहीं पता होगी वो इसको क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर फिर भी अगर आप हिंट से करेंगे तो आपको समझ आएगा कि एबीएस जो है वो सबसे अलग है और यही इसका आंसर है। अब एबीएस को का फॉर्मेट क्या? देखो, एमएस एक्सेल के सारे फॉर्मूले इक्वल टू से स्टार्ट होते हैं, फिर आपका एबीएस आएगा और फिर आपका नंबर आएगा। ये इसका फॉर्मेट है। और कभी कभी क्या है, मैथ डॉट एबीएस लिखना पड़ता है, मैथ डॉट एबीएस, ये भी इसका फॉर्मेट है, और यहाँ पे नंबर। ठीक है, याद रखना ये फंक्शन हमेशा जो है नॉन नेगेटिव वैल्यू को रिटर्न करता है। मान लो एग्जांपल, अगर मैंने लिखा ABS माइनस 10.5 तो इसका आंसर क्या होगा? आपको क्या लगता है? तो याद रखना इसका आंसर आएगा 10.5। हमेशा ये नेगेटिव चीज़ों को भगा देता है, पॉजिटिव करके भेजता है। ठीक है, अगर मैं लिखूँ ABS 7 तो ये रिटर्न क्या करेगा? 7 करेगा। और अगर मैं इमेजिनरी लिखूँ, मान लो लिख दूँ मैं ABS 5 + 3i लिख दूँ या फिर J लिख दूँ, तो क्या भेजेगा ये? तो ये रिटर्न करेगा आपका 5 + 3 8। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये एबीएस फंक्शन के बारे में ज़्यादा नहीं पूछता, बस मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया। ये नॉन नेगेटिव वैल्यू को रिटर्न करता है। ओके, और ये मैथ्स और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प आता है। ठीक है, आगे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट सेकेंडरी मेमोरी? कौन सा निम्नलिखित में से सेकेंडरी मेमोरी के लिए कथन जो है इनकरेक्ट है? कंप्यूटर में रन विथआउट द सेकेंडरी मेमोरी, कंप्यूटर जो है विथआउट सेकेंडरी मेमोरी के चल सकता है। इट इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी, डेटा इज परमानेंटली स्टोर्ड इफ पावर इज स्विच ऑफ, इट इज़ नोन एज बैकअप मेमोरी। तो देखो, आप देखेंगे कि बी और सी ऑप्शन एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। वॉलेटाइल का मतलब क्या है? वॉलेटाइल का मतलब ये है कि जैसे ही मैंने कंप्यूटर बंद किया वैसे ही डेटा उड़ गया। और डेटा इज स्टोर्ड परमानेंटली स्टोर्ड इफ पावर इज स्विच ऑफ का मतलब क्या है कि स्विच ऑफ करने के बाद भी डेटा उड़ा नहीं। तो आप देखेंगे कि ये अगर ये सही होगा तो ये गलत होगा, ये गलत होगा तो ये सही होगा। तो मतलब इन दोनों को आपस में आप सही मान सकते हैं ऑटोमेटिकली। तो अब बी और सी में से सही कथन कौन सा है? तो याद रखना है सेकेंडरी मेमोरी हमेशा जो है परमानेंटली नॉन वॉलेटाइल होती है, परमानेंटली स्टोर करती है, वॉलेटाइल नहीं होती। तो यही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, वॉलेटाइल कौन सी होती है? वॉलेटाइल आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है। आपको पता है
कि मेमोरी दो प्रकार की होती है, मेमोरी दो प्रकार की होती है बेसिक, एक को हम प्राइमरी बोलते हैं, एक को हम सेकेंडरी बोलते हैं। ठीक है, प्राइमरी में आपकी आ जाती है रैम और रोम। बेसिक, रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। सेकेंडरी में आपकी आ जाती है सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, है ना, और हार्ड डिस्क। ये सब क्या आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, जहां पर डेटा को परमानेंटली स्टोर किया जाता है, यानी कि पावर बंद होने के बाद भी, सिस्टम की पावर बंद होने के बाद भी चीजें उड़ेंगी नहीं, डेटा उड़ेगा नहीं। ठीक है, तो ये बेसिक डायग्राम आपको पता होना चाहिए। ओके, आगे आएंगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है। इन द नेविगेशन पेन देयर इज अ क्विक एक्सेस एरिया, नेविगेशन पेन में क्विक एक्सेस एरिया होता है। नेविगेशन पेन इज एनेबल इज टू एनेबल नेविगेशन थ्रू विंडो एक्सप्लोरर, बिल्कुल सही बात है। फ्रॉम द नेविगेशन पेन यू कैन व्यू योर कंप्यूटर्स फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर एंड एक्सेस फाइल्स एंड फोल्डर। द राइट विंडो ऑफ विंडो एक्सप्लोरर इज कॉल्ड नेविगेशन पेन। तो आखिरी वाला ऑप्शन ही गलत है। क्यों? क्योंकि ये राइट नहीं, ये लेफ्ट में होता है। कहाँ पे होता है? लेफ्ट में। तो ये ऑप्शन गलत है। अभी होता क्या मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब आप विंडो एक्सप्लोरर खोलते हैं, है ना, विंडो एक्सप्लोरर खोलते हैं, ठीक है, तो आपने लेफ्ट साइड में देखा होगा, यहाँ पे ऑप्शन लिखे होते हैं, जैसे दिस पीसी लिखा होता है, डेस्कटॉप, है ना, फोटोज, वीडियोस, या फिर डाउनलोड्स, ऐसे लिखा होता है कि नहीं होता? देखा होगा आपने। जब आप विंडो एक्सप्लोरर खोलते हैं, विंडो एक्सप्लोरर खोलते हैं, है ना, तो ये जो एरिया है इसी को हम नेविगेशन पेन बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? नेविगेशन पेन। और नेविगेशन पैनल बोल लो, या फिर पैनल। और ये हमेशा क्या है? लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिलेगा। इससे हम जो है वेरियस फाइल्स एंड फोल्डर्स पे तुरंत पहुंच सकते हैं। दिस पीसी पहुंच सकते हैं, डेस्कटॉप पे पहुंच सकते हैं, है ना, याद रखना। ओके, आगे आते हैं। Dash virus are embedded in a system memory so it can be reactivated if the original virus is deleted. कौन से ऐसे वायरस हैं जो सिस्टम की मेमोरी में घुस जाते हैं कि यदि अगर ओरिजिनल वायरस हम डिलीट भी कर दें तब भी वो वापस रीएक्टिवेट हो सकते हैं? समझ रहे हो? ऐसे वायरस को क्या बोलते हैं? रूल किट, रेसिडेंट, पॉलीमॉर्फिक, या फिर फाइल। तो भैया देखो, वो सिस्टम मेमोरी में घुस गए हैं, उन्होंने अपना घर बना लिया है, वो वहाँ के रेजिडेंट हो चुके हैं, तो ऐसे वायरस को क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे रेजिडेंट वायरस। उन्होंने कंप्यूटर के मेमोरी की नागरिकता ले लिखी है कि भैया ओरिजिनल हमारा सब कुछ मिटा भी दोगी तब भी हम जिंदा हो जाएंगे। ठीक है, और थोड़ा सा हम देख लेते हैं वायरस के बारे में, जैसे कि एडवेयर। एडवेयर हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इट इज अनवांटेड सॉफ्टवेयर डिस्प्लेइंग इंट्रूसिव एड, बार बार आपको एड दिखाता रहता है। ठीक है, बॉट्स क्या होते हैं? ये ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं फॉर वेरियस ऑनलाइन टास्क। ठीक है, इनको कोई जैसे मान लो बॉट को बोल दिया क्विज कराओ, तो वो आप उस पर क्लिक करोगे तो वो क्विज कराता रहेगा। ठीक है, तो वो ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं। रूट किट क्या होता है? ये एक तरह का मालवेयर है जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल कंट्रोल ले लेता है कि आपकी यूजर का पासवर्ड वगैरह आपको पता कर लेता है विदाउट बीइंग डिटेक्टेड। ठीक है, वही रैंसमवेयर क्या है? रैंसम ये आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को जो है इनक्रिप्ट कर लेगा और फिर उससे जो हैकर, उसके बाद जो है आपसे हैकर जो है वो फिरौती मांगेगा। दैट इज रैंसमवेयर। इनका उद्देश्य ही यही होता है कि आपके सिस्टम के सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चुरा ले और फिर आपसे फिरौती मांगे। स्पाईवेयर जो है वो आपके सिस्टम पे नजर रखता है।
कि आप क्या काम कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या चीज़ कर रहे हो, समझ रहे हो। तो ये स्पाईवेयर का काम है। ट्रोजन हॉर्स जो है अपने आप को ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की तरह दिखाएगा, है ना, और धीरे धीरे आपका सारा कंट्रोल ले लेगा। जैसे कि आप देखते हैं कि बहुत सारी जो है ऑनलाइन अमेजन की या फ्लिपकार्ट की फर्जी साइट्स होती हैं, है ना, जो दिखती सेम है लेकिन हल्का बहुत अंतर होता है, और लेकिन आप उसमें फंस जाओगे और फिर ओपन करोगे, फिर वहाँ पे आप कुछ सभी सामान खरीदोगे, अपना एटीएम पिन वगैरह दे दोगे, फिर आपका नुकसान हो जाएगा। वायरस क्या होता है? ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो खुद को किसी फाइल में चिपका लेता है और रेप्लिकेट करता है, ठीक है, और कभी कभी ये आपके डेटा को डिलीट कर देता है और रीनेम कर देता है, चेंज कर देता है। वर्म क्या होता है? ये अपने आप को बढ़ाते रहते हैं और आपके सिस्टम को हैंग कर देते हैं, स्लो कर देते हैं, ये आपकी फाइल्स को डिलीट और एडिट नहीं करते हैं, ठीक है। बॉटनेट क्या है? ये भी बहुत सारे बॉट्स मिलके जो एक नेटवर्क बनाते हैं, उसको हम बॉटनेट बोलते हैं, ठीक है। और ये वेरियस कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है बाय हैकर्स, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ वायरस है जो आपको पता होना चाहिए, कुछ टर्म्स आपको पता होना चाहिए जिनके बारे में क्वेश्चंस बनते हैं। ये आपने देखा होगा थ्रू आउट द सीरीज कि इनके बारे में एक एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आगे आएंगे। डैश इज अ टाइप ऑफ डेडिकेटेड फाइल स्टोरेज डिवाइस दैट प्रोवाइड्स लोकल एरिया नेटवर्क यूजर, local area LAN with centralized consolidated disk storage through a standard Ethernet connection। तो कौन सा ऐसा फाइल स्टोरेज डिवाइस है जो लोकल एरिया नेटवर्क में जितने भी यूजर्स हैं उसको एक सेंट्रलाइज कंसोलिडेटेड स्टोरेज प्रोवाइड करता है थ्रू ईथरनेट कनेक्शन? क्या वो SSD है, क्या वो USB हार्ड डिस्क हार्ड ड्राइव है, USB स्टिक्स है, या नेटवर्क अटैच स्टोरेज है? तो याद रखना, जहाँ पे ईथरनेट कनेक्शन की ज़रूरत हो और जो लैन के सारे यूज़र को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करे, स्टोरेज प्रोवाइड करे, दैट इज नोन एज नेटवर्क अटैच स्टोरेज, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ओके। आगे आते हैं। इन अ वेब ब्राउजर विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेइंग द वेब पेजेस? कौन सा जो है वेब ब्राउज़र में किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो वेब पेजेस को डिस्प्ले करे? क्या वो सर्च इंजन है, क्या वो रेंडरिंग इंजन है, क्या वो सर्वर है, क्या वो पेज इंजन है? अब देखो, इसका आंसर तो रेंडरिंग इंजन है, लेकिन मैं समझाता हूं ये होता कैसे है। मान लो आप यूज़र है, ठीक है, आपने गूगल पे सर्च मारा कि विराट कोहली के बारे में सर्च मारा, विराट कोहली के बारे में, ठीक है, आपने विराट कोहली के बारे में, तो आपका जो यूजर है, आप यूजर हैं, आपने सर्च मारा, वो पहले क्या होगा? ब्राउजर इंजन पे। ब्राउजर इंजन कौन सा है? गूगल है। ब्राउजर इंजन पर आपने सर्च मारा विराट कोहली। अब फिर ब्राउजर इंजन से वो सर्च गई आपकी रेंडरिंग इंजन के पास। अब रेंडरिंग इंजन क्या करेगा? ठीक है, आपको विराट कोहली के बारे में इंफॉर्मेशन दिखनी है, तो रेंडरिंग इंजन क्या करेगा? रेंडरिंग इंजन जो वेब पेजेस में जो कोड लिखा होता है, HTML CSS की फॉर्म में जो लिखा होता है ना, उसको इंटरप्रेट करता है और आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में दिखाता है, जिससे आपको समझ में आए। मतलब कि वो पेज खुल जाएगा जिसमें विराट कोहली के यहाँ फोटो लगी होगी, यहाँ उसके स्टैट्स लिखे होंगे, है ना, यहाँ उसकी रैंकिंग वगैरह लिखी होगी, ये सब आपको दिख रहा है। ये कौन दिखा रहा है? ये रेंडरिंग इंजन दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में बैकएंड में ये क्या है? ये HTML CSS से बना हुआ कोड है, ठीक है। तो रेंडरिंग इंजन जो है HTML CSS कोड को कन्वर्ट करता है, इंटरप्रेट करता है ऐसी भाषा में जो ह्यूमन को समझ में आए। समझ गए? तो रेंडरिंग इंजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेइंग दी वेब पेजेस, ओके। बट अगर पूछा जाएगा कि सर्च आप कहां करते हैं, तो सर्च आप ब्राउजर इंजन पे करते हैं, याद रहेगा ये चीज। और
कौन कौन से फेमस वेब ब्राउजर हैं ये आपको पता होना चाहिए, जैसे कि गूगल क्रोम हो गया जो गूगल के द्वारा बनाया गया है, मोजिला फायरफॉक्स मोजिला के द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट का जो है वो एज है ना, एप्पल का जो है वो सफारी है, ओपेरा ब्राउजर का ओपेरा है, यूसी ब्राउजर का यूसी है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं वेब ब्राउजर के जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, आगे आएंगे। सम cookies are automatically recreated after a user has deleted them. These are called as dash cookies. तो देखो कुकीज़ के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। पूछा गया है कि कुछ कुकीज़ ऐसी होती है जिनको डिलीट करने के बाद भी वो ऑटोमेटिकली रिक्रिएट हो जाती हैं, वापस आ जाती हैं। तो ऐसी कुकीज़ को हम क्या बोलते हैं? परसिस्टेंट कुकीज़, सेशन कुकीज़, ज़ॉम्बी कुकीज़ या थर्ड पार्टी कुकीज़। तो ऐसी कुकीज़ को हम बोलते हैं ज़ॉम्बी कुकीज़, जो मरने के बाद भी वापस आ जाए, ज़ॉम्बी की तरह। समझ लो, तो ये चीज़ इस तरह से आपको रिलेट करनी है। थोड़ा सा हम और देख लेते हैं, जैसे कि सेशन कुकी क्या होती है। तो सेशन कुकीज़ क्या है? जब तक आप वो वेब ब्राउज़र ओपन करके रखे हुए हैं तब तक जो कुकीज़ चल रही है, दैट इज नोन एज सेशन कुकीज़। सेशन कुकीज़ इज ओनली एक्टिव व्हाइल द यूजर इज रीडिंग और नेविगेटिंग द वेबसाइट। persistent cookie for a website exists on user's computer until a future date. जब तक यूजर खुद से डिलीट नहीं करता तब तक वो persistent कुकी बनी रहती है। कभी कभी 1 साल तक बनी रहती है, कभी कभी 2 साल तक बनी रहती है। ठीक है। सिक्योर कुकी क्या है? ये तभी यूज होती है जब हम HTTPS वाली साइट्स ओपन करते हैं जिसमें S फॉर सिक्योर होता है। ठीक है, इसमें इस कुकी में डेटा जो है वो एनक्रिप्टेड होता है क्योंकि सिक्योर है। ठीक है, जिससे क्या है, बाहर के लोग जो है इस पे नजर ना रख सके। ओके, थर्ड पार्टी कुकी क्या है? ये सबसे डैमेज होती है, सबसे ज्यादा दिक्कत यही देती है। ठीक है, डैमेज कुकी, थर्ड पार्टी कुकी आर कुकीज सेट विथ डोमेन्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम द शोन ऑन द एड्रेस बार। ये हर एक वेबसाइट से जुड़ी होती है। मान लो आपने वेबसाइट खोली amazon.com, तो ये अमेजन की जो कुकीज हैं उससे जुड़ी होंगी। अब वहाँ ये आप अपना पासवर्ड वगैरह दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तो ये मतलब पासवर्ड क्या है, वहाँ पर सेव हो रहा है, तो वो बाद में जो है गलत कामों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, ये आपके चीज़ों को ट्रैक भी करती हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। थर्ड पार्टी कुकीज़ जो है वो सिक्योर नहीं होती हैं, वो आपकी प्राइवेसी को दिक्कत में डाल सकती है। ओके, और ज़ॉम्बी कुकी के बारे में समझ गए कि जो मरने के बाद भी जिंदा हो जाए, दैट इज ज़ॉम्बी कुकी। ओके, आगे आते हैं। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, तो क्या पूछता है ये पूछता है डैश मेमोरी इज समटाइम्स यूज्ड टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग बाय मेकिंग करंट प्रोग्राम्स जो अभी चल रहे हैं एंड डेटा अवेलेबल टू दी CPU एट अ रैपिड स्पीड। तो कौन सी मेमोरी है जो कंप्यूटर के CPU की स्पीड बढ़ा देती है, जिससे फटाफट जो है काम होता रहे? क्या वो बैकअप है, क्या वो कैशे है, क्या वो ऑक्सिलरी है, या फिर मेन है? तो याद रखना कौन सी है ये है कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी आपको याद रखना है कि ये सेकंड फास्टेस्ट होती है, सेकंड फास्टेस्ट। मैंने आपको बताया था फर्स्ट कौन सी होती है, सबसे तेज होती है आपकी रजिस्टर्स, याद रहेगा। और कैशे मेमोरी आपका बफर की तरह काम करता है बिटवीन मेन मेमोरी एंड CPU। मेन मेमोरी और CPU के बीच में जो मेमोरी काम करती है, दैट इज नोन एज कैशे मेमोरी। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और कैशे मेमोरी का यूज क्या है, फायदा क्या है? तो याद रखना ये क्योंकि फास्टेस्ट होती है और ये अभी जो जिस पे आप काम कर रहे हैं वही डेटा को सेव वगैरह करती है, तो इट रिड्यूसेस एक्सेस टाइम। और ये इसके कुछ लेवल्स होते हैं, मतलब कि ये 3 लेवल्स पे पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं L1,
L2 और L3। इसके बारे में आपको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना डिटेल्स में आपसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे। एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो एक एग्जाम्पल आप याद कर लो, जैसे AMD का जो राइजन कैशे है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैशे मेमोरी। ठीक है, तो इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए कैशे मेमोरी के बारे में। ये बफर की तरह यूज होती है बिटवीन मेन मेमोरी एंड CPU। इट रिड्यूसेस एक्सेस टाइम एंड इट इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ओके, सेकंड फास्टर होती है, फर्स्ट कौन सी है? रजिस्टर। ओके, याद रहेगा। तो यहीं पे जो है हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। आशा करूंगा ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा, आपको समझ में आया होगा कि पैटर्न किस तरह का पूछा गया है, किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं पूछे जा रहे हैं, और आपको पता है कि ज़्यादा हाई लेवल, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। नॉर्मल जो है ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें से मेमोरी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है विथ रिस्पेक्ट टू CGL और CHSL पर्सपेक्टिव। क्योंकि एग्जाम पास में लगा हुआ है, तो आपको ये चीज़ समझनी है और उसी तरह से अपने आप को शेड्यूल करना है। ठीक है, तो ऐसे ही अच्छे मीनिंगफुल वीडियो के साथ हम और मिलेंगे और PYQs लगाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए राधे राधे सभी को।